पता है, इंडियन इकोनॉमी में ना एक बहुत ही मजेदार पहेली है। एक तरफ तो ये है कि हमारी इकोनॉमी में पैसा आता कहाँ से है, और दूसरी तरफ ये है कि लोग असल में काम कहाँ करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा इसे डिटेल में देखते हैं। ये चार्ट हमें बताता है कि इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जीवीए में किस सेक्टर का कितना हिस्सा था। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, लगभग 60% के साथ सबसे टॉप पर है। देश की ज्यादातर इकोनॉमिक वैल्यू यहीं से आ रही है। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर कहानी, अरे ये तो पूरी ही पलट गई। प्राइमरी सेक्टर, जिसमें मेनली खेतीबाड़ी आती है, वो करीब करीब 44% लोगों को काम देता है। याद है ना, ये वही सेक्टर है जो इकोनॉमिक वैल्यू में सबसे कम योगदान देता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जहां सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां से सबसे कम इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इकोनॉमी के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब कि उसके सेक्टर्स, उन्हें समझना होगा। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जहां हम सीधा नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खेती, डेयरी, मछली पकड़ना या खानों से मिनरल्स निकालना। इसे प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी सारी चीजें इसी के ऊपर बनती हैं। जैसे ये कपास की खेती को देखिए, हम सीधा प्रकृति से कुछ ले रहे हैं। बस यही है प्राइमरी सेक्टर का असली मतलब। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को लेता है और उसे मैन्युफैक्चरिंग के जरिए किसी और चीज में बदल देता है। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और इस तस्वीर में ठीक यही हो रहा है। मिट्टी, जो एक नेचुरल चीज है, उसे ईंटों में बदला जा रहा है। यही तो है सेकेंडरी सेक्टर का मेन काम, चीजों को बदलना और कुछ नया बनाना। और आखिर में है टर्शरी सेक्टर। अब ये सेक्टर जो है वो कोई सामान नहीं बनाता, इसका काम है सर्विसेज देना, यानी सेवाएं प्रदान करना। ये सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को बढ़ने में मदद करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग या फिर एजुकेशन। जैसे ये डाकिया जो चिट्ठियां पहुंचा रहा है, ये सर्विस सेक्टर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डॉक्टर, टीचर, ड्राइवर, ये सब लोग इसी सेक्टर का हिस्सा हैं। ठीक है, तो अब हम सेक्टर्स को तो समझ गए हैं। अब हमारी पहेली का अगला सुराग आता है कि आखिर इकोनॉमिस्ट इस पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को नापते कैसे हैं। जरा सोच कर देखिए, ये कितना मुश्किल काम होगा। मतलब हजारों अलग अलग चीजें और सर्विसेज हैं। आप कारों को बिस्किट से कैसे जोड़ेंगे? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना इकोनॉमिस्ट्स सिर्फ फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुओं की वैल्यू को ही गिनते हैं। चलिए एक बिस्कुट का एग्जाम्पल लेते हैं। किसान ने गेहूं बेचा, मिल ने उसका आटा बनाया और कंपनी ने बिस्कुट बना के कस्टमर को बेच दिया। तो यहाँ जो बिस्किट है वही फाइनल गुड है और उसकी कीमत में गेहूं और आटे की कीमत पहले से ही जुड़ी हुई है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जीडीपी गिनते समय हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक ही चीज की कीमत बार बार ना जुड़े, मतलब पहले गेहूं, फिर आटा और फिर बिस्किट। जीडीपी हमें ये बताती है कि किसी देश की इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है। तो अब हमारे पास सारे जरूरी टूल्स हैं। चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इंडिया के इस इकोनॉमिक पहेली का राज खोल देंगे। देखिए, ज्यादातर जो डेवलप्ड देश है ना, उनका इकोनॉमिक सफर लगभग एक जैसा रहा है। वो पहले खेतीबाड़ी वाली इकोनॉमी थे, फिर 100-150 साल लगे और वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बने, और फिर पिछले 100 सालों में वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गए। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि प्रोडक्शन के मामले में इंडिया ने भी बिल्कुल यही रास्ता अपनाया है। पिछले 40 सालों में देखिए, जीवीए में प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा कितना कम हो गया है और टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर का हिस्सा, अरे वाह, कितनी तेजी से बढ़ा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब हम रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। प्रोडक्शन की तरह एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई बड़ा बदलाव आया ही नहीं। आज भी सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। और नतीजा,
नतीजा यह है कि देश के आधे से ज्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं, लेकिन वो सब मिलकर इकोनॉमी का सिर्फ छठा हिस्सा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा गैप है ये। तो इस इकोनॉमिक मिसमैच का, इस असंतुलन का असल दुनिया में लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, चलिए इसे समझते हैं। इकोनॉमिस्ट्स इस सिचुएशन को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हिंदी में कहें तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, पर असल में उनकी जरूरत ही नहीं है। एक काम जिसे कम लोग कर सकते हैं, उसे करने में ज्यादा लोग लगे हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए ना चलिए इस थ्योरी को एक इंसान की कहानी से जोड़ते हैं, लक्ष्मी की कहानी से। लक्ष्मी के परिवार में 5 लोग हैं और सभी अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात काम करते हैं। पर सच तो ये है कि उस काम को करने के लिए 2 या 3 लोग भी काफी हैं। तो बाकी लोग क्यों लगे हैं? क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कोई और जगह ही नहीं है। अगर उनमें से 2 लोग कहीं और काम करने चले भी जाए ना, तो खेत की पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही है छिपी हुई बेरोजगारी। तो हमारी पहेली का जवाब ये है, इंडिया ने प्रोडक्शन के मामले में तो एक मॉडर्न लीप ले ली है, लेकिन रोजगार के मामले में वो बहुत पीछे छूट गया है। देश ने एक हाई स्पीड सर्विस वाला इकोनॉमिक इंजन तो बना लिया है, पर अब सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल यही है कि वो इस इंजन में अपने सभी लोगों के बैठने के लिए, मतलब सबको रोजगार देने के लिए पर्याप्त सीटें कैसे बनाएगा।